स्वागत है प्यारे दोस्तों आप सभी का दृष्टि की पीसीएस सेगमेंट के अंदर। और मैं डॉक्टर अजय सिंह आज आप लोगों को हरियाणा लोक सेवा आयोग के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के संदर्भ में पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे, जो कि स्पेशली किसके रेफरेंस में होगा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए होगा। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो सबसे पहले उसका एक रणनीति और एक पूरा ड्राफ्टिंग आपके दिमाग में होना चाहिए, और वो ब्लैक एंड व्हाइट में आपके पेज पर भी होना चाहिए। क्योंकि बिना ड्राफ्टिंग के और बिना किसी रणनीति के हम किसी एग्जाम को इतना आसानी से क्रैक नहीं कर पाएंगे जितना रणनीति के साथ करें। यानी जब कभी भी आप एग्जाम में बैठें या बैठने वाले हों तो सबसे पहले रणनीति ये होती है कि सिलेबस जो है वो आपके सामने होना चाहिए जिसकी आप तैयारी करने वाले। और सिलेबस के अंदर आपको दो प्रकार से उसको देखने का प्रोग्राम होना चाहिए। एक तो मोटा मोट के इसके अंदर कौन कौन सी चीजें मोटा मोट दी गई हैं, फिर उसका अगर डिटेल आपके पास में उपलब्ध होती है तो आप डिटेल को पढ़ सकते हैं जो आयोग ने आपको उपलब्ध करवाया है। तो आयोग के द्वारा जो भेजा गया सिलेबस है मैंने उसको फॉलो किया है, और ये 2021 के अंदर जो है इस परीक्षा की जो रूपरेखा है, उस सिलेबस है, उसके अंदर में बदलाव भी किया गया था। तो उस बदलाव के साथ भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले साइंस में जो सेगमेंट आपका विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी का है, जो आपके प्रीलिम्स में भी रहेगा और आपकी मुख्य परीक्षा में भी रहेगा, यानी कि प्रीलिमिनरीज में और मेंस परीक्षा के अंदर, प्रधान परीक्षा के अंदर भी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप जो हरियाणा लोक सेवा आयोग है उसके प्रीलिम्स और मेंस दो भागों में बटा हुआ है। यानी पहला कौन सा है? प्रारंभिक परीक्षा, जिसको हम प्रीलिमिनरीज कहते हैं, प्री एग्जाम कहते हैं, और दूसरा जो है वो है आपका मेंस। मेंस के अंदर फिर आपको दो चीजें मिलेंगी। एक तो जिसमें आप लिखते हैं, लिखने वाला भाग, और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू सेगमेंट। साक्षात्कार और लिखना जो आप मेंस प्रधान परीक्षा में पेपरों को लिखेंगे, जो 4 पेपर हैं आपके उनको लिखेंगे, वो दोनों मिलकर के आपका मेंस का क्रिएशन करते हैं। और इससे पहले जो प्रीलिम्स है उसमें भी आपके 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं, ध्यान दीजिए। और दोनों पेपर में जो सबसे पहला पेपर है वो होता है आपका सामान्य अध्ययन का, और दूसरा पेपर होता है आपका सी सेट का। तो हम देखें सबसे पहले कि जो प्रीलिम्स है, फर्स्ट सेगमेंट प्रारंभिक परीक्षा, जिसको प्रीलिमिनरी एग्जाम कहते हैं, और शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं उसको? प्री एग्जाम। इसमें आपके 2 पेपर रहेंगे। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, 2 पेपर रहेंगे। पहला पेपर जो है आपका सामान्य अध्ययन का रहेगा, जिसको हम बोलते हैं जीएस, जनरल स्टडीज। ये जनरल साइंस नहीं है, ये जनरल स्टडीज कहलाता है। और दूसरा पेपर जो होता है वो होता है आपका सी सेट का, एप्टीट्यूड टेस्ट है, सी सेट, जैसा आप यूपीएससी के अंदर देखते हैं और बहुत सी और स्टेट सर्विसेज जो इसको एग्जाम करवाती। ध्यान दें, जो आपकी पहला पेपर जो है ये आपका 100 प्रश्न आएंगे इसके अंदर, और प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका 1 मार्क्स का है। इसका मतलब टोटल मार्क्स भी कितने हो जाएंगे आपके? 100 हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। और टाइमिंग जो रहेगी वो आपकी 2 घंटे की रहेगी। 2 घंटे की आपकी इसकी टाइमिंग रहेगी, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम। सी सेट में भी आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स रहेंगे। 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स है आपके, और इसका ड्यूरेशन भी जो है आपका 2 घंटे का रहेगा। यानी 2-2 घंटे में आपको ये दोनों सॉल्व करने हैं। 2 आवर्स इसके लिए और 2 आवर्स इसके लिए। याद रखिए, जो मेन मेरिट है आपकी वो आपकी इस सामान्य अध्ययन से बनती है, जबकि सी सेट वाला पेपर जो होता है केवल क्वालिफाइंग होता है, केवल क्वालिफाइंग होता है, इसकी केवल औपचारिकता होती है। लेकिन फिर भी इसको 33% के साथ पास करना आवश्यक है। अगर 33% आप इसको क्रॉस नहीं करते हैं पेपर को पास होने में, तो फिर मामला जो है आपका चेक नहीं हो पाएगा, आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो इसका मतलब
ये आपका केवल क्वालिफाइंग है, इसमें आपके मार्क्स जो है आगे जुड़ते नहीं है किसी में, लेकिन इसमें पास होना आवश्यक है और मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी 33% की, 33% इसमें आप अंक लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। तो सामान्य अध्ययन में 100 प्रश्न, 100 अंक, दूसरे में भी 100 प्रश्न और 100 अंक, लेकिन ये आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है सीसेट, और नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी रहेगी आपके 1/4, नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी 1/4 रहेगी, इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, ये आपके प्रीलिम्स के अंदर आपका काम आने वाला है। अगर मैं मेंस की बात करूं दोस्तों, इसी के साथ हम मेंस, उसके बाद सिलेबस की बात करेंगे हम, तो सेकंड पेपर जो है वो आपका मेंस का रहेगा। मेंस के अंदर आपके 4 पेपर रहेंगे और उन चारों पेपरों को जो है किस प्रकार से देखेंगे हम, एक तो आपका सामान्य इंग्लिश का पेपर, एक सामान्य हिंदी का पेपर, एक आपका सामान्य अध्ययन का और एक आपका रहेगा ऑप्शनल पेपर। तो पहला जो रहेगा आपका सामान्य अंग्रेजी, इसमें निबंध भी रहेगा, ऐसे निबंध सहित इंग्लिश का जो पेपर होगा वो आपका सामान्य अंग्रेजी, जिसके अंदर आपका निबंध भी शामिल रहेगा, इसको भी इस साथ में शामिल किया हुआ है। और इसकी अगर मार्किंग की बात करें दोस्तों, तो इसके मार्क्स रहेंगे 100 मार्क्स और टाइम रहेगा हर एक का 3 आवर्स, ठीक है। निबंध भी आपका इसी के अंदर आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। फिर सेकंड जो है दोस्तों वो आपका रहेगा सामान्य हिंदी, और ये भी निबंध सहित रहेगा, ऐसे रहेगा, इसमें भी निबंध सहित रहेगा, और इसके मार्क्स भी जो होंगे आपके 100 मार्क्स होंगे और 3 आवर्स इसका ड्यूरेशन रहेगा, 3 घंटे मिलेंगे आपको करने के लिए। 21 के अंदर थोड़ा सा बदलाव किया है हरियाणा लोक सेवा आयोग ने, उसके अंदर जो तीसरा पेपर है सामान्य अध्ययन, इसके अंदर जो है आपको कई सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, सब कुछ है इसके अंदर, करंट वगैरह, और इसके भी मार्क्स जो हैं आपके दोस्तों वो रखे गए हैं, इसमें 200 मार्क्स रखे गए, पहले 100 हुआ करते थे, 200 मार्क्स और 3 घंटे का ड्यूरेशन इसका रहेगा। ये थोड़ा सा बदलाव आप इसको देख लीजिए, मार्क्स कितने हैं आपके 200 हैं यहाँ पर, और इसी के अंदर जो है सामान्य अध्ययन के अंदर ही हमारा विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी रहेगा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेगमेंट जो है आपका यहीं पर रहेगा, इसी के अंदर रहेगा। फिर आपका चौथा पेपर जो है वो वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय का रहेगा, और इसके मार्क्स भी आपके 200 रहेंगे और इसमें भी 3 आवर्स दिए जाएंगे। पहले क्या होता था, ये 100 का होता था और ये दोनों 150 के होते थे, तो कुल मिलाकर के अगर हम पूरे मार्क्स देखें 200, 200, 400, 500 और एक 600 मार्क्स का आपका जो हो गया मुख्य परीक्षा हो गई। मुख्य परीक्षा कितनी हो गई, 600 मार्क्स की हो गई, पहले भी 600 मार्क्स की थी, लेकिन बस ऑप्शनल को आपके लिए 29 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वैकल्पिक विषय, जिसमें से आपको एक चुनना पड़ेगा। बोर्ड ने आपको 29 विषयों से नवाजा है कि आप इसमें से कोई एक चूज करिए और जो हम पूछेंगे उसका आप आंसर करिए। तो ये आपका मेंस का रह गया। अब इसके साथ में, चूंकि मेंस में मैंने बताया था एक तो राइटिंग का पोर्शन रहेगा और दूसरा रहेगा आपका इंटरव्यू का, तो जो इंटरव्यू है आपका साक्षात्कार, ये आपका रहेगा 75 मार्क्स का। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल परीक्षा जो हो जाएगी उसके कुल अंक जो होंगे
वो 600 प्लस 75 बराबर 675 रहेंगे, 675 रहेंगे। ये आपकी मोटा इसके आधार पर मेरिट डिसाइड की जाएगी और उसको आपको पढ़ना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है दोस्तों, इसको एक और चीज देखने वाली ये है, इसका जो सेकंड पेपर है सामान्य अध्ययन का, उसके 4th पार्ट के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है आपकी समाई हुई है, जिसको हम देखेंगे। तो ये मोटा मोट जो है आपका प्रारंभिक परीक्षा का और मुख्य परीक्षा का एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे पेपर आता है और किस प्रकार से इसको हमने देखना है, तो वो सारा चीज मैंने आपको यहां पर दिखाने का प्रयास किया है। 2 पेपर आपके प्री में हैं और मेंस के अंदर आपके कितने पेपर हैं? 4 पेपर है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था प्री के अंदर आपके पेपर पहला जो होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, जीएस का, और उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही मार्क्स है उसके, और ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स का। फिर पेपर सेकंड जो है वो सीसेट का होता है, एक सिविल सेवा जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो सारा आपको इसमें देना पड़ेगा। उसमें भी 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और साथ में साथ उसके 100 आंसर क्वेश्चन के जो आपके मार्क्स होंगे वो 100 ही होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहा। और इसमें से क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है, ये 33% लाना इस पेपर में जरूर। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये पेपर चेक नहीं होगा और आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, परीक्षा की होड़ से बाहर हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग जो है आपके आयोग ने रखी है वो 1/4 है। मेंस की रणनीति अगर हम देखें तो मेंस में आपके 4 पेपर पड़ते हैं और सामान्य अंग्रेजी जिसमें निबंध भी शामिल होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है और 3 आवर्स आपको उस पेपर को सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे सामान्य हिंदी, जिसमें भी निबंध है आपका और ये भी आपके 100 अंकों का होता है और 100 ही इसके अंदर जो है आपके अंक होते हैं, मार्क्स होते हैं, और इस 100 प्रश्नों को 100 अंकों के लिए आपको 3 आवर्स का समय दिया जाता है। यानी 100 अंक लाने के लिए जो प्रश्न पत्र आपका तैयार किया गया है वो आपके 3 घंटे का होता है। ठीक है दोस्तों, सामान्य अध्ययन जो है इसमें विभिन्न प्रकार के आपको सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हम ग्रेजुएशन पढ़ते आते हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट का सब सिस्टम इसके अंदर, साथ में साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी। पेपर सेकंड के 4th सेगमेंट के अंदर ये आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिलता है, जिसके लिए हम काम करेंगे। और इसमें आपके अब बदलाव जो आ गया है बोर्ड के अंदर वो ये है कि यहाँ 200 मार्क्स का रखा है, पहले 100 का होता था और 3 घंटे आपको दिए गए। चौथा है वैकल्पिक विषय का ऑप्शनल पेपर, जो है कोई भी आप अपनी पसंद का एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जो कि 29 वैकल्पिक विषयों की सूची को बोर्ड ने आपको दिया है और उसका भी आप जो पेपर करेंगे उसका मार्क्स होगा आपका 200। ठीक है, तो 3 घंटे इसका ड्यूरेशन है करने, यानी यहां पर टोटल मार्क्स जो है रिटर्न में वो आपके 600 हो गए हैं। और इसी के साथ में जो इंटरव्यू वाला सेगमेंट है यानी साक्षात्कार का जो पॉइंट है वो आपका रहेगा 75 मार्क्स का। तो कुल मार्क्स जो हो जाएगा मेंस के लिए 600 प्लस 75, यानी 675 मार्क्स आपके रिटर्न में होंगे और इसी के आधार पर मेरिट डिसाइड होती है और आपकी परीक्षा जो है फलदायी होगी या नहीं होगी, इन्हीं अंकों के आधार पर आंका जाता है। ये तो हुआ एक प्रश्न की रूपरेखा जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए थी। अब हमारे पास प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए कौन कौन से सिलेबस हैं जो आयोग ने आपको दिया है उसको हम देखते हैं। आयोग हमसे ये चाहता है कि ये जनरल साइंस है आपकी, और किसके लिए काम कर रहे हैं हम? प्रीलिम्स के लिए। प्री एग्जाम्स का सिलेबस जो है वो आपका सामान्य विज्ञान के लिए है। यहां पर हम ये देखेंगे कि सामान्य विज्ञान के इसको प्रश्न को थोड़ा सा समझते हुए चलिए, क्योंकि काफी कुछ इसमें से पूछ लिया जाता है। सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अवलोकन और अनुभव संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य ज्ञान एवं जानकारी पर आधारित होती है। बोर्ड ने तो इतनी सी लाइन लिख करके अपना दामन बचा लिया, लेकिन बड़ा सा सेगमेंट हमारे लिए छोड़ दिया। कैसे भला? देखते हैं। सामान्य विज्ञान और दैनिक जीवन के अवलोकन, दैनिक जीवन के ऊपर है, दैनिक अवलोकन यानी कि डेली लाइफ के अंदर जो काम करते हैं, और अनुभव भी होना चाहिए आपका उसके साथ में, कि मान लीजिए आपको कभी कुछ काम करते समय बिजली का झटका लग गया तो आपको पता होना चाहिए क्या था ये और किसकी वजह से ऐसा हुआ। उसके पीछे पूरी विद्युत धारा का चैप्टर पड़ा हुआ है, उसको पढ़ेंगे। तो वो सारा चीज जो है आपको यहां दे, विषय संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य ज्ञान और जानकारी पर आधारित होंगे।
ये लाइन काफी डेंजरस लाइन होती है। इसमें आपके फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों के सेगमेंट शामिल हो जाते हैं और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। हरियाणा लोक सेवा आयोग पिछला प्रश्न जो आया था काफी स्टैंडर्ड का दिया था, विज्ञान के काफी प्रश्न थे और जिस पे एक मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। इंग्लिश की अगर बात करें हम, तो इंग्लिश के लिए वो आपको सेगमेंट में क्या लाइन दे रहा है, क्वेश्चंस ऑन जनरल साइंस विल कवर जनरल एप्लीकेशंस एंड द अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ द एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस एज मे बी expected of a well educated person has not made special study of any particular scientific discipline। यानी किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो सामान्य प्रकार से 10वीं 12वीं जो है वो अपने पढ़ चुका है आराम से, और 10वीं तक वो साइंस जो पढ़ चुका है उसकी बात है, और सामान्य परिस्थितियों में ग्रेजुएशन कर चुका है, वो किसी प्रकार का साइंटिफिक तरीकों से लेस ना हो, वो चीज हम चाहते हैं। अगर है तो अच्छी बात है, ना भी हो तो उसके लिए काम है। यानी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा जो केवल मेडिकल साइंस में पूछा जाता है कि भाई हार्ट के कौन से फाइबर के अंदर कौन सी चीज पाई जाती है, ऐसा नहीं पूछेंगे। वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि सामान्य हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट के अंदर, ये जनरल साइंस का प्रश्न बनता है। लेकिन डीप में नहीं पूछेगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप कोई साइंटिफिक डिसिप्लिन वाले तो व्यक्ति है नहीं, आप एक सामान्य व्यक्ति है। अब सामान्य व्यक्ति से जो प्रश्न पूछा जाएगा विज्ञान का, वो आपको आना चाहिए। तो एकदम 10वीं क्लास तक के आपको साइंस का प्रश्न जो है वो पूछेगा। वो करंट से भी जोड़ के पूछ सकता है आपको, जैसा कि उसने यहाँ बताया है कि दैनिक अवलोकन के द्वारा है और विज्ञान के सामान्य ज्ञान और जानकारी पर आधारित होना चाहिए। सपोज करिए कि इस समय अग्नि 5 का अगर हमने यहाँ से प्रक्षेपण किया है तो उसके ऊपर प्रश्न आ सकता है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति को पता है कि मिसाइल क्या होती है, कैसे छोड़ी जाती है, क्या नाम है उसका, और कैसे कैसे उड़ रही है वो, और कहां से कहां तक उसकी मार है। तो एक सामान्य प्रश्न बनता है, वो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सेगमेंट में मैंने इसी का ही थोड़ा सा एलोब्रेशन कर दिया है कि इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे, और इस चीज को मैंने 3 हिस्सों में भी तोड़ दिया है, जिसके अंदर हम देखेंगे इस सामान्य ज्ञान वाले सेगमेंट को। इस सामान्य ज्ञान वाले सेगमेंट को देखेंगे कि इसमें एक तो भौतिक विज्ञान, दूसरा इसमें जीव विज्ञान, और तीसरा है रसायन विज्ञान। यानी इसके अंदर हम फिजिक्स, बायो यानी बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इन तीनों को पढ़ेंगे। और इन तीनों के लिए मैंने एक टेबल जो है, जो आपके पिछले पेपरों को देखते हुए मैंने बनाया है, और उसको ही मैंने आधार बनाया है ताकि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक जो है वो पढ़ाए जाएंगे उसकी एक रूपरेखा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जो पहला टॉपिक है दोस्तों वो बायोलॉजी का है, और बायोलॉजी में से सबसे पहले आता है परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है हमारी बॉडी में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र। हालांकि दूसरा लस्सी का परिसंचरण तंत्र भी होता है, लेकिन उसको नहीं पढ़ेंगे, हम केवल रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, जिसके अंदर हृदय आएगा, आपकी जितनी भी वेसल्स हैं, वाहिकाएं हैं, जो शिरा और धमनी है, प्लस हार्ट है, प्लस ब्लड का कंपोजिशन है, इसके साथ जुड़ी हुई कुछ और भी चीजें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वो सब इसके अंदर आती है आप, ठीक है। फिर दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, यानी ये वो है सेगमेंट, वो तंत्रिकाएं हैं, सॉरी ये वो आपके ग्लैंड्स हैं या वह ग्रंथियां जिसके अंदर से हार्मोन स्रावित होता है, वो अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। तो इसके बारे में हमको कितनी ग्रंथियां हैं, टोटल 9 है, कौन कौन सा हार्मोन निकलता है और कौन कौन से हार्मोन की वजह से कौन सा रोग होता है कम होने पर और ज्यादा होने पर, ये सारा काम हमारा इसके साथ रहेगा। फिर है हमारे पास पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने क्या भोजन लिया, उसका पाचन कहाँ होता है, आहार नाल की लंबाई से लेकर के सहायक पाचक ग्रंथियां, जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, उन सब के एंजाइम्स, उन सब का काम, और किस प्रकार से पूरा भोजन जो है एलिमेंट्री कैनाल से पास होता हुआ एनएस से बाहर चला जाता है, उसके ऊपर क्या क्या प्रभाव हुआ, आमाशय में क्या हुआ आपका, है ना, पित्त रस के साथ क्या हुआ भोजन का, अग्नाशय रसों के साथ क्या होता है आपका, और आंत्र रसों के साथ जो इंटेस्टाइनल जूसेस हैं वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं भोजन को, वो आपका इसके अंदर रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। फिर है विटामिन और पोषण, यानी विटामिन और न्यूट्रिशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बायोलॉजी का।
विटामिन कौन कौन से होते हैं, जल में विलय कौन से हैं, वसा में विलय कौन से हैं, इनसे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, वो सब इसी के साथ जुड़ा हुआ। फिर है ह्यूमन आई, मानव नेत्र कौन से सिद्धांत पर काम करती है, कितनी दूरी पर स्पष्ट देख सकते हैं, कितनी दूरी अधिकतम हो सकती है, कितनी न्यूनतम हो सकती है, कौन कौन से आंखों के रोग हो सकते हैं, वो सब यहाँ पर हम देखेंगे। फिर है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र के अंदर आपका मस्तिष्क आ जाता है, मेरुरज्जु आ जाती है, साथ ही साथ एक सामान्य जानकारी आपकी परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के साथ दी जाती है। जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन आता है और मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड आती है, वो सारा काम इसके साथ। फिर है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के अंदर सांस में हम क्या लेते हैं, क्या छोड़ते हैं, श्वसन का अंदर जाकर के कहां पर क्या होता है, कितने प्रकार के श्वसन होते हैं, वायवीय श्वसन कौन सा है यानी ऑक्सी, और एनॉक्सी कौन सा है आपका अवायवीय श्वसन, और क्रेब्स साइकिल कहां पर चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है, हमें उससे क्या फायदा होता है, श्वसन से एटीपी मिलती है, तो वो सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। फिर है मानव कंकाल तंत्र और मांसपेशियां, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम और मसल्स, यानी मानव के कंकाल तंत्र में कौन कौन से भाग हैं, कितनी हड्डियां हैं, कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी मजबूत है, कौन कौन सी इसके अंदर ग्रिडल्स हैं, कौन कौन से लिम्ब्स हैं यानी कि पाद और मेखलाएं कौन कौन सी हैं इसके अंदर, अंगुलियां हड्डियां कितनी है, हाथ में कितनी है, पाँव में कितनी है, स्कल में कितनी है, चेहरे में कितनी, कान में कितनी है और गले में कितनी है ना। उसके बाद आता है आपका सेल यानी कि कोशिका। ये आपका बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। कोशिका क्या होती है, कौन से कोशिकांग होते हैं, उनका क्या काम है, इसी को लेकर के फिर आपके कोशिका विभाजन आता है जो कि यहाँ पर है, और कोशिका विभाजन के तुरंत बाद आता है उत्तक यानी कि टिश्यू। कोशिकाओं का वह समूह जिसका ओरिजिन एक जैसा हो, जो एक जैसे काम को करवाते हो, उत्तक कहलाते हैं। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, और उत्तक जंतु उत्तक और पादप उत्तक दोनों जो है इसके अंदर आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल दोनों को ही टारगेट करेंगे हम, और केवल मनुष्य के अंदर ही करेंगे इस चीज को, ठीक है ना। फिर आनुवांशिकी और वंशागति, जेनेटिक्स और हेरिडिटी, मेंडल्स के नियम इसके अंदर आते हैं, आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिकी क्या है, ये सब चीजें जो है आपका इसके साथ काम करता है। फिर है पादप आकारिकी, प्लांट मार्फोलॉजी, ये बॉटनी को लेकर के मैंने एक चैप्टर को आपके समावेशित किया है, जिसके अंदर ये पूछा जाता है कि लौंग क्या है, आपकी केसर क्या है, आलू क्या है, शकरकंद क्या है, कौन सी पत्तियां, कौन सा वास्तविक फल है, कौन सा अवास्तविक फल है, इस प्रकार से बहुत सी चीजें जो इस सेगमेंट से निकल करके आती, तो वो मैंने प्लांट मार्फोलॉजी को रखा है। फिर है ह्यूमन डिजीज, मानव रोग, बहुत से डिजीज जो है मनुष्यों के अंदर होते हैं, जो वायरस से हो सकते हैं, बैक्टीरिया से हो सकते हैं, कवक से हो सकते हैं, और कृमि से हो सकते हैं जिसको हेलमिंथिस कहते हैं, कवक से हो सकते हैं, ये सारी चीजें आनुवांशिक रोग हो सकते हैं। इन सब चीजों को जो है हम इन रोगों के साथ में शुमार करेंगे। ये मोटा मोट बायोलॉजी की क्लासेस का रूपरेखा रहेगा, और यही चीज जो है दोस्तों आपकी फिजिक्स के साथ भी रहेगी। और फिजिक्स को हम बता दें कि भौतिक विज्ञान जो है इसके अंदर आपका कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। सबसे पहले ऊष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा क्या होती है, ताप क्या होता है, गुप्त ऊष्मा क्या है, आपकी विशिष्ट ऊष्मा क्या है, ऊष्मा बदलने की विधियां कौन कौन सी, ताप बदलने की विधियां कौन कौन सी है, वाष्पीकरण क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, वो सब चीजें जो है आपको यहाँ देखने को मिलती। फिर है तरंगें यानी कि वेव्स, तरंगें क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगें कौन सी है, अयांत्रिक तरंगें कौन सी है, इन तरंगों से अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये सब चीजें जो है इस चैप्टर के अंदर समावेशित होती है। ठीक है ना। फिर आता है बल, विश्व में कितने ब्रह्मांड में कितने प्रकार के बल हैं, कौन सा शक्तिशाली है, कौन सा कमजोर है, कौन सा आपका नाभिकीय बल है, और इसी के साथ एक बल और जुड़ता है जिसको बोलते हैं घर्षण बल। और घर्षण बल के साथ में घर्षण तो लगेगा आपका ठोसों के अंदर, और द्रवों के और गैसों के अंदर लगता है श्यानता, ये भी आपका एक विरोध बल है जो कि घर्षण बल जैसा होता है, लेकिन किसमें लगता है, ये द्रवों और गैसों के अंदर। तो विस्कोसिटी भी पढ़ेंगे, श्यानता। फिर हम पढ़ेंगे गति, गति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, गति के नियम क्या है, और गति और बल दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं उसको भी हम देखेंगे। इसमें कई छोटी छोटी चीजें आती हैं, जैसे चाल क्या है, वेग क्या है, ये सारी चीजें जो है आपने को पढ़ने को यहाँ पर मिलेंगी। ऊर्जा, कार्य, शक्ति, एनर्जी, वर्क और पावर जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऊर्जा क्या होती है, कार्य क्या है, शक्ति क्या है। कई बार हम ऊर्जा को और शक्ति को एक ही मान लेते हैं, एक नहीं है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है, जबकि कार्य करने की दर जो है वो आपकी पावर है, शक्ति। विद्युत धारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। विद्युत धारा जैसे मैंने बताया आपको
कौन कौन से सुचालक पदार्थ है, कौन से कुचालक है, कौन सी एलईडी है, कौन सी ट्यूबलाइट के साथ में काम करेंगे, जनरेटर क्या होता है, आपका डायनेमो क्या होता है, प्लस साथ ही साथ विद्युत मोटर क्या है, फ्यूज क्या है, ये सारी चीजें इसके अंदर वेरी करती है ना। दाब और प्रणोद, प्रेशर और थ्रस्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दाब क्या होता है, दाब का मात्रक क्या होता है, दाब किस कंडीशन में लगता है, किसी द्रव से भरे हुए पात्र के भीतर किसी बिंदु पर दाब की गणना करनी हो तो कैसे करेंगे। उसी प्रकार से प्रणोद जो होता है वो संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला जो बल होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रणोद कहते हैं। जैसे रोटी का बेलना, या फ्लैट चप्पल के द्वारा चलना, रोड का निर्माण करना, ये सब क्या है आपका प्रणोद है। फिर आपका बचता है दर्पण और लेंस। जैसा बचपन से पढ़ते आए हैं, मिरर और लेंस, मिरर की उपयोगिता कहाँ होती है, मिरर कहाँ पर लगता है, जब हमें उसको यूज करना होता है तो कहाँ पर उसकी वैल्यू होती है, वाहनों के बगल में या एटीएम के ऊपर लगे हुए दर्पण कौन से होते हैं, खतरनाक सड़कों के मोड़ पर दर्पण कौन से होते हैं, रोड लाइट में कौन से दर्पण लगे होते हैं, वो दर्पण कौन से, जैसे हम चेहरा देखते हैं, कौन से दर्पण में शेव बनानी चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। फिर है केशिकत्व, कैपिलरिटी, जैसे दीपक में तेल चढ़ना है ना, तेल चढ़ रहा है वो, और किसी भी प्रकार से गीले कपड़े के पास में कोई सूखा कपड़ा रख दिया तो वो गीला हो जाएगा, इस प्रकार से पसीना आने पर आपकी शर्ट भीग जाती है। तो ये केशिकत्व के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो सकते हैं जो कि बहुत। फिर है पृष्ठ तनाव, बचपन से पढ़ते आए हैं हम कि पानी की छोटी बूंद जो है गोलाकार रूप ले लेती है। क्यों ले लेती है, पारे की बूंद जो बड़ी होती है वो तो फ्लैट हो जाती है। मच्छर पानी पे क्यों तैरता रहता है, क्यों केरोसिन मिलाते हैं, ऐसा क्या घटित होता है, वो सारा सेगमेंट का आंसर जो है हमें पृष्ठ तनाव से, सरफेस टेंशन से मिलेगा। फिर हमारे पास में रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री आती है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैंने चूज किए हैं। सबसे पहला उसके अंदर है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पीएच लेवल पूछा जाता है, पीएच किस वस्तु का, किसी पदार्थ का पीएच क्या है वो भी पूछते हैं। अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है। रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, क्या कितने प्रकार की होती हैं, कहाँ कहाँ हम उनको देखते हैं, उसको पहचानने का साधन क्या है। बहुलक क्या होते हैं, पॉलीमराइज, पॉलीमर्स क्या होते हैं, इसके ऊपर भी बहुत कुछ आता है। बेकलेट क्या है आपका, टेफ्लॉन क्या है, मेलामाइन क्या है, पीवीसी कौन सा है, कौन सा आपका एल्डिहाइड रेजिन कहलाता है, ये सब के सब जो है आपके आंसर यहाँ पर मिलेंगे। एक अप्लाइड साइंस में 3 टॉपिक आते हैं। पहला साबुन और अपमार्जक है, साबुन क्या होता है, कैसे बनता है, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, है ना, वो सब चीजें यहाँ पर आपको समझाई जाएंगी। अप्लाइड साइंस में है सीमेंट और कांच। सीमेंट क्या होता है, सीमेंट के अंदर मोर्टार क्या होता है, सीमेंट में मोर्टार कैसे बनता है, उसके साथ में अगर हम देखें तो कंक्रीट कैसे बनाया जाता है, आरसीसी क्या है, क्या उपयोगिता है, और सीमेंट को जमने में, ना जमने में, दरारें पड़ने में कौन कौन से घटक जो है वो सहायक होते हैं। परमाणु कांच, कांच क्या होता है, कांच का प्रकार कौन कौन सा है, कौन सा कांच सबसे बढ़िया होता है, कौन सा कांच सबसे घटिया होता है, प्लस साथ ही साथ ये बताना पड़ेगा कि कांच के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी को शामिल करके हम उसको और श्रेष्ठ बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्लास होता है जिसके ट्रांसफार्मर के अंदर काम में लिया जाता है ताकि उसका क्रोड जो है खराब ना हो। परमाणु तथा अणु जो है, एटम और मॉलिक्यूल, ये आपके केमिस्ट्री की बैकबोन है। तो परमाणु से अणु बनेगा, अणु से द्रव्य, द्रव्य कब द्रव्यमान में बदलेगा, फिर पदार्थ क्या होगा, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं, पदार्थ शुद्ध कौन सा है, पदार्थ अशुद्ध कौन सा है, और इसके साथ मिश्रण कौन सा है, वो सब चीजें हम इसके देखेंगे। कार्बन और हाइड्रोकार्बन, ये कार्बन और उसके अपर रूप, और हाइड्रोकार्बन में से क्वेश्चन कई बार एलपीजी, सीएनजी, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, इसके ऊपर फलों को पकाने वाली गैस, है ना, तो वेल्डिंग करने वाली गैस, वो सारे क्वेश्चन जो है यहीं से निकल करके आते हैं। फिर है पोषण, आहार और पोषक, फूड केमिस्ट्री। जो आप भोजन खाते हैं, जो वसा है, प्रोटीन है, या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या आपके मिनरल्स हैं, या इधर हमने यहाँ पर देख ही लिया है कि विटामिन है, वो सब चीजें जो है आपकी उसके साथ जुड़ी हुई हैं। और संतुलित भोजन क्या होता है, संतुलित भोजन के अंदर कौन कौन से अवयव होते हैं, पानी का क्या काम है उसके अंदर, प्लस साथ में जो रफेजेस हैं जिसको हम सलाद वगैरह कहते हैं, वो किस प्रकार से हमें सहायक होते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ईंधन, फ्यूल। एक तो इग्निशन यानी कि दहन क्या होता है, कौन सा ईंधन जब जलता है तो कौन से उसको हमारे पास प्रदूषित चीजें मिलती हैं। सीएनजी को क्यों वातावरण का जो है वो आपके की मित्र गैस कहा जाता है, क्योंकि उससे ज्यादा आपके कोई पॉल्यूशन होता नहीं। ऑक्टेन नंबर क्या है, ऑक्टेन नंबर को कैसे बढ़ाया घटाया जाता है, हरित डीजल क्या है, वो सब चीजें आपको यहाँ मिलेगा। एक अच्छे ईंधन के गुण क्या होते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तत्वों का वर्गीकरण जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स,
पीरियोडिक टेबल की बेसिक जानकारी, बिल्कुल बेसिक जानकारी हम लेंगे, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्रश्न इसमें से नहीं आता ज्यादा, केवल बेसिक जानकारी में से कि पीरियड से ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट तक जाते समय क्या गतिविधियां, क्या बदलाव आता है, वो हम इस पूरे सेगमेंट के अंदर देखेंगे, जो कि मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर इस जनरल साइंस के साथ में मैंने जोड़ी है, जो हम कोर्स को धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिर अगर मुख्य परीक्षा की बात करें हम, तो मुख्य परीक्षा में मेन एग्जाम्स के सिलेबस में जो पेपर 3 है आपका, उसका पार्ट 2 जो है आपका वो यहाँ पर आता है। ठीक है, कई बार पार्ट 4 में भी डाल देते हैं इसको। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में पूरा हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट होता है और वर्तमान में हम किस पायदान पर है। संचार और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास, एक तो कम्युनिकेशन, सूचना क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, संचार क्या है, संचार प्रौद्योगिकी क्या है, संचार उपग्रह क्या होता है, उसके साथ जुड़ी हुई कौन कौन सी चीजें होती हैं, किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कौन सी तरंगों के साथ ये काम करते हैं, वो सारा चीज जो है यहाँ पर हमें को देखना पड़ेगा। और अंतरिक्ष के बारे में, अंतरिक्ष एक बहुत बड़ी संरचना है, 3D संरचना है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, उपग्रहों को काम में लेना। तो अंतरिक्ष के साथ में उपग्रहों वाला टॉपिक जोड़ करके पढ़ेंगे। भारत की उपग्रह नीति क्या है, कौन कौन से सेगमेंट है भारत के उपग्रह, कौन कौन से उपग्रह काम कर रहे हैं, जीपीएस का विकल्प हमारे पास क्या है, इंडियन रीजनल जो आपका सैटेलाइट सिस्टम है वो किस प्रकार काम कर रहा है, अभी इसरो का उसके अंदर क्या रोल है, ये सारी चीजें हमें उसके अंदर देखना पड़ेगा। तो इसके में रहेगा इस भाग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार, अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए विकास, ये तो मैंने यहाँ पर बता ही दिए हैं कि संचार और अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए विकास को देखना है, कौन कौन से उपग्रहों के साथ काम कर रहा है, भारत ने कितने उपग्रहों को अब तक खुद छोड़ा है और कितने उपग्रह विश्व के छोड़े गए हैं, जो कि अंतरिक्ष जो संस्था है इसरो की 1995 में जो स्थापित हुई थी, उसने किस प्रकार से काम करना वैश्विक पटल पर अपनी साख को बनाया है। बेसिक कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर सामान्य जानकारी लेंगे। कौशल के बारे में उम्मीदवार से जागरूकता परीक्षण करना शामिल है। बेसिक कंप्यूटर के अंदर आपको कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, आकार के आधार पर या उनके सॉफ्टवेयर के आधार पर, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या, इनपुट डिवाइस, हार्ड आउटपुट डिवाइस, ये सब क्या चीजें हैं, सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत का वर्तमान में सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फुगाकू इस समय विश्व का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन से देश से बिलोंग करता है, ये सब चीजें जो है हम यहाँ पर देखेंगे। मेमोरी कितनी होती है, मेमोरी कैसे भरी जाती है, निब्बल क्या है, बिट क्या है, बाइट क्या है, किलोबाइट क्या, ब्रंटो बाइट क्या, ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इंग्लिश में वही है, डेवलपमेंट्स ऑफ इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस। In this part of question will test the candidates awareness of the development in the field of science and technology, communication, space and also basic idea of the computer. Basic idea साफ साफ कह रहा है, basic idea जो कंप्यूटर का आपको देना पड़ेगा। ये सारा काम जो है दोस्तों हम इस वाले सेगमेंट में से करेंगे। समाप्त होता है दोस्तों, हालांकि टेक्नोलॉजी का पोर्शन काफी कुछ है उसके अंदर जो करंट के साथ भी जोड़ करके देखते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको आज हरियाणा लोक सेवा आयोग के लिए, हरियाणा लोक सेवा आयोग के लिए दृष्टि के प्लेटफॉर्म से आपको उसके प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस समझाया और पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कितने आते हैं, पेपर कौन से हैं, कितने मार्क्स होते हैं, कितना ड्यूरेशन होता है, उसके बारे में समझाया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप आज के इस वीडियो से लाभान्वित होंगे और अपने अपने मंतव्य स्थानों पर जाने के लिए, आपका राह आसान करने के लिए मैं डॉक्टर अजय सिंह अब आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।